बड़ी ट्यूब के अंदर चली जाती है और उसी समय डैम्पर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। ये डिवाइस सालों तक काम में नहीं आते और अचानक एक दिन इनकी सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए हर चीज एकदम सही होनी चाहिए। तो अगर ये कोई बहुत पेचीदा चीज होती और जब हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ती तो ये काम नहीं करते। भूकंप रोधी इस डिजाइन ने ब्रिज खुलने के 4 साल बाद अपनी अहमियत साबित कर दी। जब सन 2008 में 6.4 तीव्रता का भूकंप रियन एंटेरियन से टकराया तो ये बेमिसाल डैम्पिंग सिस्टम हरकत में आ गया और इस ब्रिज को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन इस बेजोड़ स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को अब भी कुदरत से जूझना पड़ा और उन्हें फिर इतिहास के आविष्कारों का सहारा लेना पड़ा। इस तरह का ऑसिलेशन डिजाइनर्स के लिए बहुत फिक्र की बात होती है, क्योंकि इस तरह के ऑसिलेशन से स्ट्रक्चर ढह सकता है। ताकि इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाया जा सके, करीब 3 किलोमीटर लंबे रियन एंटेरियन ब्रिज के इंजीनियर्स के सामने पर्यावरण और जियोलॉजी से जुड़ी बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुई। भूकंप के खतरों के लिए मशहूर यूरोप के इस इलाके में भूकंप से ब्रिज की हिफाजत के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी काम आई। लेकिन रियन एंटेरियन के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के सामने पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती आ गई। यहाँ लगता है जैसे हम विंड चैनल के अंदर हैं। यहाँ पर हमेशा हवा रहती है और लगातार हवा का दबाव बना रहता है। हम समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हवा भी बढ़ती जाएगी और उसकी रफ्तार भी तेज होती जाएगी। इस विशाल स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए इंजीनियर्स को इतिहास से सबक लेना पड़ा। जब जुलाई सन 1940 में सिएटल अमेरिका के नजदीक टेकोमा नैरोज सस्पेंशन ब्रिज खोला गया तो इसे ब्रिज डिजाइन में बेमिसाल माना गया। लेकिन बहुत जल्द ही साफ हो गया कि इसमें एक दिक्कत थी, जिसकी वजह से इसका नाम गैलपिंग गर्टी पड़ गया। खुलने के सिर्फ 4 महीने बाद ही 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी ब्रिज इतनी बुरी तरह से मुड़ता और हिलता था कि ब्रिज का डेक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ और ढहकर 61 मीटर नीचे पानी में जा गिरा। जांच में पता चला कि डेक के ठोस किनारों से हवा इतनी तेजी से टकरा रही थी कि ब्रिज थरथराने लगा और बढ़ते बढ़ते संतुलन इतना बिगड़ा कि तबाही के मंजर तक जा पहुंचा। ग्रीस में कोरिंथ की खाड़ी में तो हवाएं टेकोमा नैरोज ब्रिज से तो कहीं ज्यादा तेज चलती हैं। पहाड़ों की कुदरती बनावट एक फनल बना देती है जहां 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का चलना आम बात है। एक हल ये था कि इस पर फेयरिंग्स या स्पॉइलर लगाए जाएं, जैसे कि कार के नीचे स्पॉइलर लगाए जाते हैं ताकि हवा को चीरती हुई तेजी से चलती कार का एरोडायनामिक आकार बेहतर बनाया जा सके। वैसे ही यहाँ हवा ब्रिज को चीरती हुई चलती है। ये फेयरिंग्स 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाओं से डेक की सुरक्षा करती हैं, लेकिन इसको पकड़ कर रखने वाले केबल्स का भी मजबूत होना जरूरी था ताकि वो इन खतरनाक हालात का सामना कर सकें। ग्रीक ब्रिज के डिजाइनर्स को अतीत के एक आविष्कार से सीख लेनी पड़ी जिसने कभी नामुमकिन समझे जाने वाली ऐसी ही चुनौती पर जीत हासिल की थी। उन्नीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में ईस्ट रिवर के चौड़े वाटरवे ने न्यूयॉर्क में बढ़ते हुए मेट्रोपोलिस को कमजोर करना शुरू कर दिया। तब तक ब्रुकलिन से मैनहट्टन तक लोगों और सामान के आने जाने का रास्ता सिर्फ फेरी से ही था। आप देख सकते हैं मैनहट्टन मेरी बाईं तरफ है और दाईं तरफ है ब्रुकलिन, और आप समझ सकते हैं कि उस समय इस नदी में कितनी सारी बोट्स रहती होंगी। लेकिन सन 1867 में अचानक सारा ट्रैफिक रुक गया। जबरदस्त ठंड की वजह से ईस्ट रिवर के ऊपर बर्फ जम गई और पूरा कारोबार ठप हो गया। उस वक्त बर्फ से जमी ईस्ट रिवर को चलकर तो पार किया जा सकता था, लेकिन उस पर कारोबार नहीं किया जा सकता था। और उस समय इस मांग को लेकर आवाजें उठने लगी कि दोनों शहरों को ब्रिज के जरिए जोड़ देना चाहिए ताकि आने जाने और कारोबार करने के लिए एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन मिल सके और लोगों को बार बार इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये काम सौंपा गया जर्मनी में पैदा हुए इंजीनियर जॉन ऑगस्टस रूबलिंग को।
और उन्होंने जो डिजाइन तैयार किया उससे आज भी उनके साथी इंजीनियर्स प्रेरणा लेते हैं। इतनी लंबी दूरी और इतनी ऊंचाई पर ब्रिज बनाने का महज ख्याल ही होश उड़ा देने वाला था। इसके पहले कभी भी इतना विशाल ब्रिज कभी किसी ने नहीं बनाया था। सन 1883 में ब्रुकलिन ब्रिज बनकर तैयार हो गया। 1800 मीटर लंबे ब्रिज को रूबलिंग ने एक नए और क्रांतिकारी मटेरियल के इस्तेमाल के जरिए मुमकिन किया, स्टील। खास बात यह है कि इस ब्रिज को पुरानी यूरोपियन स्टाइल में नहीं बनाया गया है, बल्कि हमने इसमें एक नए मटेरियल का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्टील का। पूरा डेक और केबल्स स्टील के बनाए गए हैं और ये अपने आप में ही एक बेमिसाल इंजीनियरिंग है। स्टील मजबूत और हल्का होने के साथ ही लोहे से ज्यादा लचीला भी था। लेकिन रूबलिंग ने ब्रिज के 4 शक्तिशाली सस्पेंशन केबल्स में स्टील की खूबियों का और भी फायदा उठाने का फैसला किया। केबल्स को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने स्टील के सैकड़ों पैरेलल तारों को एक साथ जोड़ने की सोची। इंजीनियर एड्रियन ब्रूगर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग टेस्टिंग लैब में बाकायदा दिखाया कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा सुरक्षित है। ये केबल असल में अलग अलग 5 मिलीमीटर के सर्कुलर वायर से बना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 9000 तार हैं। इन तारों को स्ट्रैंड्स की तरह इकट्ठा किया जाता है और फिर केबल के अंदर कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। पहले हम चेन्स या बड़ी बड़ी आई बार्स को एक के बाद एक जोड़ देते थे और उसमें क्या होता था, अगर एक भी आई बार फेल हो गई तो पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो जाता था। जबकि इस नई टेक्नोलॉजी में अगर एक वायर खराब निकला या उसमें कहीं दरार आ गई तो भी पूरे केबल में बाकी 8999 तार उसे संभालने के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। एड्रियन ने यूनिवर्सिटी के विशाल यूनिवर्सल टेस्टर में ब्रुकलिन ब्रिज में इस्तेमाल किए गए सिस्टम और पहले के सिस्टम में तुलना करके दिखाई। आमतौर पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन असल में ये करती है कि ये चीजों को कुचलकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पहले स्टील की ठोस बार की जांच की गई। इस तरह की बार्स पुराने ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, यानी कि ब्रुकलिन ब्रिज के पहले के ब्रिजेस में। स्टील बार को एक खास पॉइंट पर कमजोर कर दिया गया है और इसमें उसी जबरदस्त ढंग से टेंशन दी जाएगी जैसे ब्रिज ढह रहा हो। हमें उम्मीद है कि 200 टन का वजन इस पर डालने पर यह बार जरूर टूट जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके 1/4 हिस्से में रिड्यूस्ड सेक्शन से इसमें खिंचाव शुरू हो गया है, बिल्कुल वहां जहां हम चाहते थे। इसमें बहुत जबरदस्त एनर्जी निकली और अब नतीजा सामने है। इसके बुरी तरह से टुकड़े हो गए हैं। इस तरह के टुकड़े होने का मतलब है पूरे ब्रिज का ढह जाना। इसी तरह से ओहायो में सिल्वर ब्रिज ढह चुका है, जिसकी वजह से दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। फिर मल्टी स्ट्रैंडेड स्टील केबल को उसकी जगह पर लॉक कर दिया गया। इस बार खिंचे हुए केबल में जबरदस्त गर्मी दी जा रही है ताकि ये कमजोर पड़कर टूट जाए। अब जरा इसे देखिए, ये भी टूट रहा है, लेकिन यहाँ एक फर्क है। यहाँ पर केबल एक एक करके टूट रही हैं। सभी केबल्स एक साथ नहीं टूट रही हैं। ये समस्या पहले के ब्रिजेस में हुआ करती थी। बार के एक झटके से टूटने से अलग, यहाँ जब केबल फेल होने लगी तो बाकी तार उसका लोड संभाल लेते हैं। अगर सारे तार टूट भी रहे हैं तो भी एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है, उनमें एक झटके से धमाका नहीं होता। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से सस्पेंशन ब्रिज वायर्स बेहतरीन हल है। केबल के पूरी तरह से फेल होने की हालत में इसमें एक जबरदस्त धमाका होने के बजाय किस तरह से केबल्स एक एक करके टूटती हैं और होने वाले हादसे का पता चलता है। इस स्टील टेक्नोलॉजी की बदौलत जॉन रूबलिंग ने उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा और मजबूत ब्रिज डिजाइन किया, जो आज भी इंजीनियरिंग की मिसाल है। इस ब्रिज के सामने पूरे अमेरिका के सारे स्ट्रक्चर फीके पड़ जाते हैं। इससे ऊंचा स्ट्रक्चर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर कोई शख्स उसके टावर पर खड़ा हो जाए तो वो शख्स असल में अमेरिका के पहले स्काईस्क्रेपर पर होगा। कॉरिंथ की खाड़ी के 55 मीटर ऊपर रूबलिंग के ऐतिहासिक ब्रुकलिन ब्रिज की ऐसी ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने
अल्ट्रा मॉडर्न रियन एंटीरियन ब्रिज को पानी में ढहने से बचा रखा है। हर केबल को अलग अलग स्ट्रैंड से बनाया जाता है। वो पैरेलल होती हैं। स्ट्रैंड्स का डायामीटर लगभग 50 मिलीमीटर होता है। हर स्ट्रैंड करीब करीब बराबर लोड लेती है। बस फर्क इतना है कि जैसे जैसे केबल बड़े होते जाते हैं, हम उनकी स्ट्रैंड्स भी बढ़ाते जाते हैं। छोटे में 37 स्ट्रैंड्स और सबसे लंबे में 73 स्ट्रैंड्स तक होती हैं। लेकिन अगर हवा तेज हो तो केबल को भी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। विंड टनल फैसिलिटी में प्रोफेसर लूक बिस्बी देखेंगे कि हवा कितनी खतरनाक हो सकती है। चलिए तो हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगर असली ब्रिज में केबल में इस तरह से ऑसिलेशन होगा तो डिजाइनर्स के लिए ये बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिस मेटल से केबल बनाया गया है वो लगातार खिंचाव और दबाव की वजह से आगे पीछे होता रहेगा और उस पर लगातार पड़ते बोझ की वजह से उसमें दरारें आ सकती हैं और स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इस तरह ऑसिलेशन से स्ट्रक्चर कभी भी ढह सकता है। जब हवा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसे कि केबल से टकराती है तो अलग होकर दूसरी तरफ फिर से मिल जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑसिलेट होने लगता है। इस खतरनाक फिनोमिनन को वॉर्टेक्स शेडिंग कहते हैं। कई सालों के दौरान इस तरह के ड्रामेटिक इफेक्ट में चिमनीज और टावर्स जैसे कितने ही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ढह चुके हैं। सन 1957 में एक काबिल ब्रिटिश वैज्ञानिक क्रिस्टोफर किट स्क्रूटन को लगा कि इन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में एक सीधी सी मजेदार चीज जोड़ने से इन विंड वोर्टिसेस को रोका जा सकता है और वो वाइब्रेशंस भी कम किए जा सकते हैं, जिनकी वजह से ये ढह जाते हैं। उन्होंने इसको हेलिकल स्ट्रेक नाम दिया। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ही कंपन हो रही है। कमाल की बात तो यह है कि एक साधारण से स्पाइरल ने यहाँ सिमुलेटेड ब्रिज केबल का हिलना पूरी तरह से रोक दिया। हेलिकल स्ट्रेक ने हवा की रफ्तार को तोड़ दिया। हमने इसमें थोड़ी हलचल पैदा की, मगर केबल में होने वाले वोर्टिसेस और वाइब्रेशन दोनों ही बंद हो गए। लगता है कि हेलिकल स्ट्रेक काम कर गए। किट स्क्रूटन ने हेलिकल स्ट्रेक का आविष्कार 50 और 60 के दशक में किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में ये हजारों स्ट्रक्चर्स, चिमनीज और ब्रिजेस में लग चुके हैं और घातक विंड इफेक्ट्स की वजह से उन्हें ढहने से बचा चुके हैं। रियन एंटीरियन ब्रिज में लगी 62 किलोमीटर की हर एक केबल में स्क्रूटन के हेलिकल स्ट्रेक्स को लगाया गया है। डेक फेयरिंग्स जैसे स्पॉइलर के साथ जुड़कर ये इस ब्रिज को दुनिया के किसी भी ब्रिज जितना मजबूत बना देते हैं। इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग के इस करिश्मे को बेहतरीन बनाने के लिए डिजाइनर्स को अतीत के अजूबे की तरफ ही मुड़कर देखना होगा। इस जगह से इसे देखना किसी ख्वाब से कम नहीं है। ये कितने दिलकश और शानदार लगते हैं। ग्रीस का बेमिसाल रियन एंटीरियन ब्रिज इंजीनियरिंग की दुनिया के अचंभों में से एक है। डिजाइनर्स ने यूरोप के एक सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखीय इलाके में बने इस ब्रिज से न सिर्फ भूकंप के खतरों और तूफानी हवाओं को दरकिनार किया, बल्कि पानी की गहराई में जाकर इसे सब स्टैंडर्ड सॉइल पर बनाया। जहां पानी के नीचे इसे बनाने के लिए भारी कंक्रीट के ढेर लगाए जा रहे थे, वहीं पानी के ऊपर इसे एक बेहतरीन शक्ल देना डिजाइनर्स के लिए एक चुनौती था, ताकि ये आसपास के लैंडस्केप की खूबसूरती बढ़ाए, ना कि उसे बिगाड़ दे। और उसके लिए बेहद खराब परिवेश के बावजूद मजबूती और खूबसूरती दोनों को जोड़कर चलना जरूरी था। भूकंप के खतरों से निपटने की सारी जिम्मेदारी आखिरकार खंभों की ही होती है। पूरे ब्रिज के भार को संभालने का काम ये खंभे ही करते हैं। और अतीत के महान आविष्कारकों की इंजीनियरिंग के बिना इस चुनौती को ले पाना नामुमकिन होता। सन 1928 में मशहूर स्विस सिविल इंजीनियर रॉबर्ट माइलार्ट ने एक ब्रिज डिजाइन करने का मुकाबला जीता, जिसमें खड़ी सल्जीना वैली से 90 मीटर की ऊंचाई पर 2 दूर दराज के टावर्स को जोड़ना था।
इस तरह सेल्जीना टोबेल ब्रिज वजूद में आ गया। अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग की मिसाल बने रॉबर्ट के ब्रिज ने दुनिया को दिखा दिया कि कंक्रीट मजबूत भी हो सकती है और खूबसूरत भी। इंजीनियर अर्ज मायर जिंदगी भर इस बेमिसाल स्ट्रक्चर के फैन रहे, मगर पहली बार उन्होंने इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। अब तक तो मैं इस ब्रिज को डेक से और साइड से देखकर ही इसकी तारीफ करता था, लेकिन आज मुझे इसके आर्च को नजदीक से देखने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यहाँ से देखने पर यह स्ट्रक्चर बहुत कमाल का लगता है। इसे इतने नजदीक से देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। रॉबर्ट डिजाइनिंग के उस्ताद थे। देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसके कॉलम्स और आर्चेस को बनाया है। कमाल की इंजीनियरिंग है। यहाँ आकर इस तरह हवा में लटक कर इसे देखना किसी ख्वाब से कम नहीं है। ये वाकई बहुत ही दिलकश और शानदार लगते हैं। जरा सोचिए कि इस गॉर्ज पर ब्रिज बनाना कितना रोमांचकारी रहा होगा। रॉबर्ट वो पहले शख्स थे जिन्होंने स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की ताकत को पहचाना, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस ताकत को किस तरह से एक मास्टरपीस में तब्दील कर दिया। ईस्टर्न स्विट्जरलैंड के इस दूर दराज इलाके में ब्रिज बनाने के लिए बेहतरीन कुशलता चाहिए। यहाँ का मौसम अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं, बर्फ गिरती रहती है, बर्फीली चट्टानें खिसकती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, और इन तमाम खतरे और चुनौतियों के बीच रॉबर्ट ने इस ब्रिज को यहाँ बनाया। कंक्रीट को कंप्रेस करने पर मजबूती मिलती है, लेकिन इसे स्टील बार्स के साथ रीइंफोर्स करने पर भी मजबूती और कसाव मिलता है, और इसे तकरीबन जैसा चाहे वैसा आकार भी दिया जा सकता है। रॉबर्ट ने 3-पिन्ड हॉलो बॉक्स आर्च डिजाइन किया, जिसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। इसने इसे इतनी मजबूती दे दी कि ब्रिज का सारा वजन बुनियादें झेल जाए, और इतना लचीलापन भी दे दिया कि जमीन के अंदर होने वाली किसी भी हलचल से कोई खतरनाक दरारें ना पड़े। रॉबर्ट के दिलकश डिजाइन में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बहुत कम लगती थी, जिससे इसे बनाना सस्ता रहा। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शक था। उस समय इस तरह के ब्रिजेस नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से लगता नहीं था कि ऐसा कुछ बन पाएगा। लेकिन तब तक स्विट्जरलैंड में और बाहर रॉबर्ट का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि उन पर भरोसा किया गया और उन्हें इसे बनाने की इजाजत दे दी गई। जब अगस्त सन 1930 में सेल्जीना टोबेल ब्रिज को खोला गया, तो एक इंजीनियरिंग और कलात्मक जीत के तौर पर इसकी तारीफ हुई, जिसने दिखा दिया कि कंक्रीट ब्रिजेस मजबूत और खूबसूरत भी हो सकते हैं। आमतौर पर लोगों का मानना है कि कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं दिखते और उसकी जगह किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सेल्जीना टोबेल ब्रिज ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। रॉबर्ट ने साबित कर दिया कि ब्रिज डिजाइन करना एक कला है। $1600 किलोमीटर दूर ग्रीस में रियन एंटेरियन ब्रिज पर रॉबर्ट का असर देखा जा सकता है। पियरहेड्स 4 पतले रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के खंभों से मिलकर बने हैं, जिससे लागत कम आई, मटेरियल कम लगा है, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथ और शानदार डिजाइन है। नीचे से ये बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कोशिश करते हैं कि ये सुंदर दिखे, खूबसूरती के लिहाज से और साथ ही मटेरियल की बचत और मास की बचत के लिहाज से भी। ब्रिज के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग तरह का और अलग अलग क्वालिटीज का कंक्रीट देखने को मिलेगा। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ये उतना ही महंगा होगा। बेजोड़ ढंग से लगाई गई 7,80,000 टन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बदौलत ये ब्रिज रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकता है। ये जो 4 खंबे नजर आ रहे हैं यही अहम है। इन पायलॉन हेड के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट जोड़ दिया जाता है जो केबल्स के लोड को टॉप पर लेकर जाता है।
रियन एंटीरियन ब्रिज ने न सिर्फ ग्रीस का नक्शा बदल कर रख दिया, बल्कि ब्रिज इंजीनियरिंग के नियमों को हमेशा के लिए नए सिरे से लिख डाला। और ये गुजरे और आज के जमाने के लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल है। 80,000 टन के विशाल हिस्से का महीनों तक पानी में डूबे रहना और उसी डूबी हुई हालत में उन्हें बनाते रहना, इस स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट करना, सही लोकेशन नहीं मिल पाना, डेक के आखिरी टुकड़े को जोड़ना, डॉकिंग स्पैन, ये सब नामुमकिन लगता है। और फिर जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आप लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। आपको लगता है कि बस थोड़ा सा और बचा है और कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगा। अतीत के आविष्कारों से सीखकर, उन्हें अपनाकर, उनमें सुधार करके और अपने खुद के बेहतरीन आविष्कार करके इस बेमिसाल ब्रिज के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स नामुमकिन को मुमकिन करने में कामयाब हुए।